जय हिंद। आज हम लोग लेके आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ बिहार करंट अफेयर 2024 के क्वेश्चन है और इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन जो करंट अफेयर की अगर हम बात करते हैं तो ये करंट अफेयर जो है कि बिहार से रिलेटेड हुए आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और अगर अभी तक आप जो है कि इस वीडियो को अंततः देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो ये आज का हम लोगों का लेक्चर नंबर 1 हो जाएगा और इसी परिप्रेक्ष्य में देखते हुए हम आपको सेशन कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग सीधे आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन आने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन है कि बुरा वक्त एक तिजोरी की तरह होता है। बुरा वक्त ऐसी तिजोरी है जहां सफलता के हथियार मिलते हैं। जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो वो इंसान दौड़ना स्टार्ट कर देता है। जैसे मानिए कि अगर आप धूप में चल रहे हैं और आपने चप्पल नहीं पहन रखा है, स्लीपर नहीं पहन रखा है, तो आपके पाँव क्या होंगे? जलेंगे। जब धरती तपेगी तो आपके पाँव जलेंगे, तो आप उतने ही तेज क्या होंगे? दौड़ेंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि बुरा वक्त अगर आपके जीवन में आ रहा है तो उसको आप बुरा मत मानिए। वो ऐसी तिजोरी है जहाँ से आपको सफलता के हथियार मिलने वाले हैं और जब आपका बुरा समय स्टार्ट होगा तभी आप सही रास्ते पे चलेंगे। तो ये सारी चीज़ें कोशिश है कि आपको समझ में आ गई होंगी। और जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप लोग जल्दी से जल्दी नौकरी ले लीजिए, क्योंकि जैसे हम स्टेशन पे जाते हैं ना और ट्रेन अगर चल देती है, ठीक है, तो ट्रेन क्या होती है? चल दी है, तो जितना हम देर करेंगे तो ट्रेन की स्पीड क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो हम क्या होगा? जितना देर करेंगे उतना ही हमें वो ट्रेन पकड़ने में क्या होगी? मुश्किल होगी। तो वैसे ही नौकरी भी है। नौकरी भी आज के डेट में इतनी तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं, दिन पे दिन कंपटीशन इतना हार्ड होता जा रहा है, तो हमें देर नहीं करनी है। जो भी आपके पहले जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको एक पायदान मिल जाना चाहिए जिस पायदान पे आप क्या हो? खड़े हो सकें। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें मैं आपको समझा पा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और आज का ये रहा हम लोगों का पहला क्वेश्चन। चलिए, तो आज का हम लोगों का ये रहा पहला ओके। तो क्वेश्चन है और ये बिल्कुल करंट अफेयर के हाल ही में जो ये क्वेश्चन लिए गए हैं कि हाल ही में स्वर्णिम मिथिला समिट, तो आपको क्या बताना है? स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मधुबनी में किया गया है, बी कह रहा है कि गया में किया गया है, सी कह रहा है कि पटना में कहा किया गया है और डी कह रहा है कि आपका नालंदा में किया गया है। तो आपको इसका आंसर बताना है कि स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन किस जिले में किया गया है। तो इस लिहाजे से हम लोगों का इज द राइट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। ए जो होगा इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मधुबनी में क्या किया गया है? इसका समिट अभी आयोजित हुआ है, ठीक है। तो स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन जो है कि मधुबनी जिले में किया गया है। ओके, आइए इसके बारे में कुछ हम लोग देख लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। अगर डिस्कशन की अगर दृष्टि से देखा जाए तो ये आप देखिएगा, ये सबमिट हुआ है, आपको देखने को ये मिल रहा होगा कि स्वर्णिम मिथिला समिट 2024। तो स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन मधुबनी जिले के, अब जिला में जगह कौन सा है? तो झंझारपुर शहर में स्थित मिथिला समिट हाट परिषद में किया गया है। इस समिट का मुख्य उद्देश्य, जो ये समिट हुआ है इसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो उद्देश्य है कि मिथिलांचल का औद्योगिक विकास हो, हस्तकरघा प्रोत्साहन मिले, स्टार्टअप मिले, उद्योग की सुविधा हो, रोजगार सृजन हो, हस्तशिल्प हो यहाँ पे, और पर्यटन एवं धार्मिक स्थल का प्रचार प्रसार हो, कॉलेज स्कूल बुनियादी ढांचा लॉजिस्टिक सुविधा चिकित्सा सुविधा सांस्कृतिक और विरासत को पुनर्जीवित करना है। तो ये इसके उद्देश्य हैं, किसके? स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 के ये उद्देश्य आपको इसमें बताए गए हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बड़ा ही उम्दा है हम लोगों का। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि हाल ही में बिहार में किस कंपनी ने तेल का कुआं खोदने की योजना बनाई है? बिहार में अभी मैं आपको वीडियो में आपको
इस चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा कि बिहार में तेल के भंडार मिले हैं। ओके, तो उसी को देखते हुए वो कौन सी कंपनी है जो वहाँ पे कुआं खोदने की योजना बना रही है। तो आपको बताना है कि ONGC है, IOC है, BPCL है या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज है। तो आपको बताना है कि वो कौन सी कंपनी है जो बिहार में तेल का कुआं खोदने की योजना क्या कर रहा है, बना रहा है। तो वो कौन सी कंपनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगा हम लोगों का ONGC। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर ONGC की अगर हम बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑयल नेचुरल गैस लिमिटेड होता है। ओके, तो इस तरीके से इसके फुल फॉर्म को भी आप जो है कि याद करके रखिएगा, क्योंकि ये बहुत जगह देखने को हमें मिल जाता है, क्वेश्चन में पूछने को मिल जाता है। तो अभी हाल ही में बिहार राज्य में किस कंपनी ने तेल का कुआं खोदने के लिए योजना बनाई है, तो वो कंपनी है हमारी ONGC। चलिए, उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और चलिए ONGC के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि मार्च 2024 में, यहाँ देखिएगा कि मार्च 2024 में ONGC, इसका फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन ने तेल एवं गैस के लिए बिहार में एक कुआं खोदने की योजना क्या की है, बनाई है। इसे पूरे गंगा बेसिन में तेल खोज मार्ग प्रशस्त होगा। तो ये कहाँ होगा, आप ये भी देख सकते हैं कि जो गंगा बेसिन है ना, बेसिकली उसी जगह की बात की जा रही है। और ये रहा हमारा ONGC का लोगो, जैसे कि आप लोगो यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे ही ये कंपनी जो है कि समुद्र में जाके तेल निकालती है। चलिए आगे चलते हैं। आपको सारी चीज़ें एक एक करके बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे बताया गया है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो बिहार में हाल ही में बिहार की पहली ट्रांस वुमेन दरोगा बनी है। अभी आप जो दरोगा का रिजल्ट आया है जस्ट इसके पहले, तो उस दरोगा के रिजल्ट में एक जो है ट्रांसजेंडर है, ठीक है, थर्ड जेंडर की अगर हम बात करते हैं तो वो दरोगा बनी है। तो उनका नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मीना सिंह है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि रेशमा प्रसाद है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि माधवी मधु कश्यप है, डी कह रहा है कि मेनिका शर्मा है। तो हमें बताना है कि जो बिहार की पहली ट्रांसजेंडर वुमन बनी है तो वो कौन है, तो उनका नाम है माधवी मधु कश्यप। तो करेक्ट ऑप्शन हम लोगों का इसमें सी जो होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे भी हम लोग देख लेते हैं कि ये कौन है। तो चलिए, ये चीज़ें आपको देखने में लग रहा होगा, यही है हमारी, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है माधवी मधु कश्यप। ये देश की पहली ट्रांसजेंडर है जो कि दरोगा बनी है। और ये कहाँ की अगर है तो बिहार के बांका जिले की रहने वाली हैं। कहाँ, बांका जिले की। और ये किस कोचिंग में पढ़ती थी, और इनके गुरु जो हैं वो गुरु रहमान हैं। आप देख सकते हैं गुरु रहमान को, बड़े अच्छे टीचर हैं। अगर आपको पढ़ना हो तो इनसे एक बार संपर्क करिएगा, बहुत अच्छे टीचर हैं, बिल्कुल मिनिमम फीस में आपको पढ़ाते हैं। GS के टीचर हैं, बहुत ही अच्छे टीचर हैं, लाजवाब टीचर हैं, जितनी इनकी बड़ाई की जाए उतना ही कम है। बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमें याद रखना है। अगर अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला है कि हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कौन, पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को क्या मिला है, भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। और उनकी ये पुरस्कार किसने प्राप्त किया है, मतलब ये जो पुरस्कार दिया गया है तो इनके यहाँ से कौन ऐसे व्यक्ति थे जो जाकर उस पुरस्कार को ग्रहण किया, उनका हमें नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि नित्या राव, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है जयंत सिंह, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है रामनाथ ठाकुर, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है प्रभा ठाकुर। अगर हम बात करते हैं कि कर्पूरी ठाकुर को, जो भारत के बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको क्या मिला है, भारत रत्न देने की घोषणा की गई। तो यह पुरस्कार किसने प्राप्त किया था, तो वो पुरस्कार प्राप्त किए थे रामनाथ ठाकुर ने। तो करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो करेक्ट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। रामनाथ ठाकुर जी ने जाके इस पुरस्कार को कलेक्ट किया था, मतलब लिया था। ओके, आगे देख लेते हैं क्या चीज़ है इनके बारे में।
तो जैसे कि ये दिया गया है, ये हमारा होता है, आप जैसे कि देखने को आपको मिल रहा होगा, ये भारत रत्न ऐसे ही देखने को मिलता है। जनवरी 2024 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न देने की घोषणा की गई और उनकी ओर से कर्पूरी ठाकुर के जो बेटे हैं रामनाथ ठाकुर ये सम्मान प्राप्त किया। तो ये दोनों तस्वीर आपको हूबहू देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि ये जो है भारत रत्न है और ये जो है हमारे महान नायक हैं कर्पूरी ठाकुर जी। तो चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन कि हाल ही में क्या किया गया है कि हाल ही में रेचल रिज्व किस देश की पहली महिला वित्त मंत्री जो है कि नियुक्त की गई हैं। तो कहा गया है कि अमेरिका का या ईरान का, ब्रिटेन का या जापान का। तो हमें बताना है कि उनका नाम क्या है, तो रेचल रिजवी है। ठीक है, वो किस देश की है पहली वित्त मंत्री नियुक्त की गई हैं, तो वो किया गया है ब्रिटेन का। करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटेन की वो महिला है जो कि पहली महिला है जो वित्त मंत्री नियुक्त की गई हैं। ओके, चलिए इनके बारे में भी कुछ हम चीज देख लेते हैं। आगे देखिएगा कि ये जो अगर न्यूज की बात करते हैं तो ये 5 जुलाई 2024 को, ठीक है, कीर स्टारमर को यूनाइटेड किंगडम का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अभी इसके पहले कौन थे, तो ऋषि सुनक थे जो कि भारतीय मूल के नागरिक थे। तो उनको हरा के अभी कौन बने हैं, तो कीर स्टारमर बने हैं। ओके, तो ये नियुक्त हो गए हैं और इन्हीं के सरकार में जो है कि रेचल रिवज को वित्त मंत्री क्या किया गया है, तो नियुक्त किया गया है। ये ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री बनी हैं। तो इस लिहाजा से क्योंकि ये पहली बार हुआ है तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है पेपर में आने के दृष्टि से। तो चलिए उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको याद आया होगा और आप याद रखेंगे। और ये कौन है, तो ये हमारे हो जाएंगे कीर स्टारमर। ये व्यक्ति हैं, इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप बाई चेहरे से भी याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से करने की। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। कहा गया है कि हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस 2024 की थीम क्या थी। ओके, तो विश्व जनसंख्या दिवस 2024 थीम की अगर बात करते हैं तो किसी को पीछे न छोड़ना, सभी की गिनती करना। विश्व जनसंख्या दिवस पे कि किसी को छोड़ना नहीं है पीछे और सबकी गिनती करना है, रखी गई थी। तो ये दिवस जो है कि कब मनाया जाता है, बेसिकली अगर पूछा जाए तो विश्व जनसंख्या दिवस 2024 किस दिन मनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 17 मार्च को मनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 5 जुलाई को मनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि 11 जुलाई को मनाया गया था। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 24 नवंबर को ये दिवस मनाया गया था। तो किस डेट में ये दिवस मनाया गया था, विश्व जनसंख्या दिवस 2024 किस डेट को मनाया गया था, तो 11 जुलाई को ये दिवस मनाया गया था। करेक्ट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। ओके, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस 2024 मनाया गया था और इसका थीम क्या था कि किसी को पीछे न छोड़ना, सभी की गिनती करना। तो ये चीज़ हमें याद रखना है। एक तो ये दिवस कब मनाया गया था ये हमें याद रखना है, और उस 2024 की जो कि विश्व जनसंख्या दिवस 2024 की जो थीम है इसे भी हमें याद रखना है। पेपर में ये देखने को मिल जाता है। आगे चलते हैं, आगे सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। इसमें दिया कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार और 11 जुलाई 1987 को विश्व जनसंख्या को 5 अरब से अधिक घोषित किया गया था। कितना को, 11 जुलाई 1987 को पूरे विश्व की जो जनसंख्या थी वो 5 अरब से अधिक हो गई थी। उसकी आधिकारिक तौर पे घोषणा किया गया था। और कौन किया था, तो संयुक्त राष्ट्र यूएन ने यूएन किया था। इसीलिए 11 जुलाई को जो होता है कि हमारा विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। पहला जनसंख्या दिवस की अगर हम बात करते हैं तो 11 जुलाई 1990 को मनाया गया था।
घोषणा कब हुई थी? 87 में। पहला मनाया कब गया? तो 11 जुलाई 1990 में। और अभी अगर हाल ही की बात करते हैं तो हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया गया था और उसका थीम है कि किसी को पीछे न छोड़ना, सभी की गिनती करना। ओके, तो हमें उम्मीद है कि अब इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम हो चुका है और चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। तो हम अपने क्वेश्चन के तरफ चलते हैं और ये रहा क्वेश्चन कि हाल ही में किसे न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA का अध्यक्ष चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि रोहित शर्मा को, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है रजत शर्मा को, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि रविश कुमार को और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि अमित शाह को। ठीक है, तो इस लिहाजा से अगर देखें कि जो न्यूज की ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन है उसका अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अध्यक्ष चुना गया है रजत शर्मा को। करेक्ट ऑप्शन इसमें बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रजत शर्मा को क्या चुना गया है? तो ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन का अध्यक्ष इनको चुना गया है। आइए थोड़ा सा आगे भी इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं और ये रहे हमारे रजत शर्मा जी का फिगर आपको देखने को मिल रहा होगा। ओके, देखते हैं। जुलाई 2024 में इंडिया टीवी के चेयरमैन जो हैं कि रजत शर्मा न्यूज देखिएगा न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। अगर हम बात करें कि न्यूज ब्रॉडकास्टर एवं डिजिटल एसोसिएशन की अगर हम बात करते हैं तो भारत में समाचार प्रसारकों का सबसे बड़ा ये संगठन है और इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। तो इस लिहाजा से आप एक एक चीज़ को देखते रहिएगा कि इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 2007 में किया गया था और अभी हाल ही में इसके अध्यक्ष कौन है? तो रजत शर्मा हैं। इनका टीवी का चैनल है जो कि इंडिया टीवी के नाम से मशहूर है। चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वरन ये क्वेश्चन आपको सिर्फ बिहार में ही नहीं, आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो ये सारे करंट अफेयर आपको देखने को वहाँ मिल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं तो हाल ही में रोशनी नादर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इनका संबंध किस क्षेत्र से है? जो कि रोशनी नादर हैं तो इनका जो है कि संबंध किस खेल से है या किस क्षेत्र से है? क्षेत्र हमें बताना है। तो क्या ये खेल क्षेत्र से आती हैं, उद्योग क्षेत्र से आती हैं, शिक्षा से क्षेत्र से आती हैं या कृषि क्षेत्र से ये आती हैं? तो हमें बताना है कि ये किस क्षेत्र से आती हैं। बिल्कुल, तो आप देखिएगा कि रोशनी नादर की अगर बात करते हैं ये किस क्षेत्र से आती हैं? तो ये आती हैं हमारा उद्योग क्षेत्र से। करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इसमें बी जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये उद्योग क्षेत्र से आती हैं। तो चलिए इनके बारे में हम लोग कुछ और देख लेते हैं। तो जैसे कि आप इन्हें देख रहे होंगे, यही है रोशनी जो है कि नादर जी, इनका ये है और ये फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है उनसे इन्हें क्या किया गया है? नवाजा गया है। तो जुलाई 2024 में रोशनी नादर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, फ्रांस का जो नागरिक उच्च पुरस्कार होता है वो उसका नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो नाम है कि सेवेलियर डे ला लीजियन डी। ओके, तो ये आपको देखने में मिल सकता है। ह्यूनर या नाइट ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। रोशनी नादर को व्यापार जगत में उनके उत्कृष्ट योगदान फ्रांस और भारत, ठीक है, तो कहाँ कहाँ फ्रांस और भारत के बीच जो है कि आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के उनके निरंतर प्रयास के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे और सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और अगला क्वेश्चन ये रहा हम लोगों का कि हाल ही में चर्चा में रहा पिच ब्लैक 2024 क्या है? तो क्या है पिच ब्लैक 2024? क्या है? सेना का अभ्यास है, बैंकों का राष्ट्रीय बैंकों का समारोह है, तूफान है, क्रिकेट टूर्नामेंट है।
तो पिच ब्लैक 2024 क्या है, तो ये सेनाओं का अभ्यास है। करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। सेनाओं का अभ्यास क्या है, पिच ब्लैक 2024। आइए इसके बारे में हम एक एक करके देखते हैं। तो इसमें कहा गया कि यह भारतीय और ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स का अभ्यास है। क्या है, तो और ये कब से कब तक हुआ है, तो पिच ब्लैक क्या है, पिच ब्लैक जो है भारतीय और ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स का एक अभ्यास है। 12 जुलाई 2024 से लेकर 2 अगस्त 2024 तक ये आयोजित किया गया था। इसका आयोजन जो है कि ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिला है, मतलब ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। पिच ब्लैक 2024 रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स और द्वारा आयोजित किया गया एक बहुराष्ट्रीय एवं द्विवर्षीय वायु अभ्यास है। तो आपको इस चीज़ से इसमें कितने आपको पॉइंट याद रखने हैं, तो पहला कि ये जो पिच ब्लैक है ये क्या है, तो सेनाओं का अभ्यास है। और किन किन सेनाओं का, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो एयरफोर्स है वो दोनों मिलके इस अभ्यास को करती है। अभी हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है, ऑस्ट्रेलिया में। किस डेट को हुआ है, तो 12 जुलाई 2024 से लेकर 2 अगस्त 2024 तक आयोजित किया गया है। अगर ऑस्ट्रेलिया के, अगर जैसे हमारे यहाँ इंडियन एयरफोर्स होता है, उसी तरह रॉयल इन ऑस्ट्रेलिया एयरफोर्स के नाम से प्रसिद्ध है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी और आगे हम क्वेश्चन की बात करें। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा कि हाल ही में ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो क्या है, ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा जो है कि शुरू किया गया है। वो बिहार है, उत्तराखंड है, सिक्किम है या राजस्थान है। तो हमें बताना है कि ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल जो है वो किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगर हम इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो हमारा इज द राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन बी जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तराखंड क्या होगा, उत्तराखंड इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो जुलाई 2024 में उत्तराखंड की अगर बात करते हैं, तो जुलाई 2024 में उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल लॉन्च किया। यह 4 धाम यात्रा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अगर ये चारों के चारों स्थान कहाँ हैं, तो ये चारों स्थान आपको उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। पर जाने वाले तीर्थयात्रियों की यात्रा सुगम होना सुनिश्चित किया गया है। इस लिहाजा से आपको ये पोर्टल स्टार्ट किया गया है। यह तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य पैरामीटरों की निगरानी में मदद करेगा। जितने लोग यहाँ पे जाते हैं तो उनकी स्वास्थ्य की निगरानी होगी। इस तरीके से अगर आपको कुछ भी होता है तो आपको तुरंत ट्रीटमेंट वहाँ पे किया जाएगा। तो स्थान कौन कौन सा, यमुनोत्री हो गया, गंगोत्री हो गया और केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये 4 धाम की अगर आप यात्रा करते हैं और वहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस ऐप के जरिए वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। ओके, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अब समझ में आ गए होंगे और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन और इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन नंबर, प्रश्न संख्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैन धर्म की प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था। राजगीर में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, वल्लभी में हुआ था, वैशाली में हुआ था। हमें जैन धर्म की प्रथम जो संगीति हुई थी वो कहाँ हुई थी, आपको इसका आंसर बताना है। अगर आप देखेंगे तो ये जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन हो जाएंगे, करंट का नहीं है। लेकिन करंट के जो क्वेश्चन है आपको कैसे कैसे देखने को मिले हैं, बड़े उम्दे क्वेश्चन हम आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, तो खास करके बिहार में बैठते हैं तो ये आपको क्या होगा, आपके हेल्पफुल साबित होगा। तो आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।